हम 5 भाइयों की प्रिया इकलौती बहन थी। हम सब उसे बहुत स्नेह करते थे क्योंकि वो सबसे छोटी और बहुत लाडली थी। लेकिन समय बीतता गया, हम सभी भाइयों की शादी हो गई और माता पिता का भी देहांत हो गया। हमारी पत्नियों को प्रिया अब बोझ लगने लगी थी। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया था। थक हार कर हमने प्रिया की शादी बिना ठीक से जांच पड़ताल किए एक अमीर परिवार में कर दी और फिर अपने अपने जीवन में वापस उलझ गए। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी ने बताया कि प्रिया आई थी और आज शाम सिंगापुर जा रही है। मुझे अपनी बहन के भाग्य पर आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। कुछ समय बीता। एक दिन जब मैं गाड़ी से उतरा तो एक भिक्षुक महिला मेरे कदमों में आ गिरी और बोली, 2 दिन से भूखी हूं, कुछ खाने को दे दीजिए। जैसे ही मेरी नजर उस महिला पर पड़ी, मेरी रूह कांप उठी। सुबह माँ ने धीमे स्वर में कहा, प्रिया को स्कूल छोड़ देना बेटा, देर हो रही है। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। प्रिया ने अपना बस्ता उठाया, आंखें नीची किए मेरे साथ चल दी। वो हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन उस दिन बेहद शांत और डरपोक सी लग रही थी, जैसे कोई धीरे से भी आवाज दे तो सहम जाए। हम 5 भाई थे, अर्जुन, राज, आदित्य, कार्तिक और विवेक यानी नैरेटर, और प्रिया हमारी इकलौती बहन। वो हम सभी के दिलों की धड़कन थी। वो कभी अपनी अलग दुनिया नहीं बनाना चाहती थी, शायद उसे मौका ही नहीं मिला। सबसे छोटी होने के कारण वो हमेशा किसी ना किसी की उंगली थामे रहती थी। अर्जुन, राज, आदित्य, कार्तिक या मैं यानी विवेक, हम में से कोई ना कोई उसे संभाल ही लेता। पिता के निधन के समय वो सिर्फ 10 साल की थी। माँ कुछ समय तक बीमार रही और फिर वो भी चल बसी। तब से प्रिया हमारे लिए सिर्फ बहन नहीं रही, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। लेकिन उसने कभी कोई मांग नहीं की। उसकी आंखों में बस एक खालीपन रहता था। कभी कभी मैं उसकी आंखों में माँ की ममता देखता था, कभी पिता की उदासी। भैया, मैंने वो विज्ञान परियोजना पूरी कर ली, देखो। वो स्कूल से आकर मेरी ओर भागी थी, गर्व से अपनी फाइल दिखाते हुए। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। शाबाश मेरी बहन, अब तुम ही हमारे परिवार की डॉक्टर बनोगी। लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता। एक एक कर भाइयों की शादियां होती गईं, सब अपने अपने घरों में व्यस्त हो गए। मैं भी सबसे ज्यादा काम, दफ्तर, पत्नी, बच्चे और जिम्मेदारियों में उलझ गया। प्रिया उस कमरे में अकेली होती जा रही थी जहां कभी हम सबकी हंसी खुशी गूंजती थी। प्रिया की उम्र हो गई है, अब उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखो, एक दिन राजभाई ने कहा, तो सबने सहमति में सिर हिला दिया। शायद हमें लगा कि हमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, अब उसे अपना घर मिल जाए तो हम भी निश्चिंत हो सके। रिश्तेदारों में बात फैलाई गई, कुछ मुलाकातें हुई और फिर एक दिन एक ऐसा परिवार मिला जो हमें उपयुक्त लगा। सुखी, संपन्न, शिक्षित और धार्मिक। लड़का मिला, रोहन मेहरा। प्रिया चुपचाप सब सुनती रही, न कोई हाँ न बस। निगाहें झुकाकर चाय का प्याला सामने रख दिया। प्रिया, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? मैंने रात को आस्था से पूछा। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, आप लोग जो ठीक समझे वही मेरे लिए ठीक होगा भैया। ये उसका निर्णय नहीं था, ये हमारी इच्छा की मोहर थी। लेकिन उस वक्त हम में से किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि शायद उसके दिल में भी कोई बात हो, कोई सपना, कोई डर हो। शादी का दिन आया। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हंसी मजाक, रंगीन कपड़े और इत्र की खुशबू से घर महक रहा था। मैंने प्रिया को दुपट्टा संभालते देखा। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान थी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। हमें भूल मत जाना बहन। कैसे भूल सकती हूँ भैया? उसकी आवाज़ में एक ऐसी थकावट थी जिसे शायद सिर्फ मैं ही महसूस कर पाया। लेकिन मैं भी शादी की भागदौड़ में व्यस्त हो गया। मेहमानों की खातिरदारी, बधाइयाँ। जब वो गाड़ी में बैठकर विदा हुई तो मेरे भीतर कुछ खाली सा महसूस हुआ। शायद हमने अपना कर्तव्य निभा दिया था। यही सोचकर सबने चैन की सांस ली। भाइयों ने एक दूसरे की पीठ थपथपाई, बहन को एक अच्छे घर में भेजने की खुशी मनाई। मगर उस दिन के बाद ना किसी ने उसकी खबर ली, ना हालचाल पूछा। जिंदगी फिर अपनी रफ्तार से चलने लगी। मैं सुबह दफ्तर जाता, शाम को बच्चे खेलते और पत्नी खाने के लिए बुलाती। प्रिया का जिक्र कभी कभार होता, बस जब किसी को उसका सलाम देना होता या कोई दावत होती। आज प्रिया आई थी, कह रही थी कि वो सिंगापुर जा रही है अपने पति के साथ। पत्नी ने एक आम से अंदाज में बताया, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। मैं दफ्तर से लौट रहा था, हाथ धो रहा था, तभी थोड़ी देर को रुक गया। पीछे मुड़कर पूछा, प्रिया कब आई थी? दोपहर के करीब। कुछ देर बैठी, चाय पी और चली गई। पत्नी ने कहा। मैंने हैरानी से कहा, सिंगापुर? वाह, कितनी अच्छी किस्मत है।
फिर चुपचाप कमरे में जाकर मोबाइल उठाया और अर्जुन को कॉल की। सुनो, प्रिया सिंगापुर जा रही है। वो बोला, सच में? उसकी आवाज़ में खुशी थी। अच्छा है, वो वैसे भी बहुत चुप हो गई थी शादी के बाद, शायद बाहर जाकर थोड़ा खुल जाए। मैंने राज को भी फ़ोन किया, उसने भी खुशी जताई। बहन का भाग्य खुल गया भाई, कमाल है, राज ने कहा। आदित्य ने तो खुशी में फैमिली ग्रुप में ही डाल दिया, प्रिया सिंगापुर जा रही है। हम सबको उस पर गर्व था, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो कब आई थी, कैसी लग रही थी, कुछ बताया उसने? बस हमने अपनी तरफ से राय दी, खुशी जताई और जिंदगी फिर आगे बढ़ गई। शाम को मैंने प्रिया के पति रोहन को फोन किया। बधाई हो यार, सुना है तुम लोग सिंगापुर जा रहे हो। जी भैया, ईश्वर ने अवसर दिया है, वीजा लग गया है, कंपनी ट्रांसफर कर रही है। बहुत बढ़िया, प्रिया खुश है? जी जी, बहुत खुश है। उसकी आवाज में सब कुछ था, सिवाय यकीन के। अगले दिन दफ्तर में काम थोड़ा कम था, तो सोचा प्रिया को फोन कर लूं। फोन बंद था। व्हाट्सएप पर आखिरी बार 3 दिन पहले ऑनलाइन दिखा। दिल में एक पल को बेचैनी हुई, मगर खुद को समझाया, व्यस्त होगी, बाहर जाने की तैयारी में 100 काम होते हैं। रात को पत्नी के साथ बैठा था, वो घर के खर्चों की बात कर रही थी। फिर अचानक बोली, प्रिया कुछ थकी थकी सी लग रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे और जो ड्रेस पहनी थी वो भी काफी पुरानी लग रही थी। मैंने पूछा, क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, उसने बात घुमा दी। बोली, बहुत खुश हूँ, सिंगापुर की तैयारी हो रही है, जरा थकी हुई हूँ। मैं चुप हो गया, दिल जैसे बुझ सा गया, मगर फिर खुद को समझाया, बाहर जाने का तनाव होता है, कुछ ना कुछ तो लगता ही है। एक दिन बाजार गया तो आदित्य मिला। मैंने बात छेड़ी, सुना तूने प्रिया सिंगापुर जा रही है? हाँ, सुना तो था, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो सकी। अब तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। हम दोनों ने एक नज़र बाजार पर डाली। लोगों की भीड़, चमचमाती दुकानें, शोर, रोशनी, और कहीं उसी भीड़ में प्रिया की परछाई गुम थी। कुछ दिन बाद हम सभी भाई एक दावत में एकत्र हुए। कार्तिक भाई की जन्मदिन की थी। हम साथ बैठे खाना खा रहे थे, हंसी झाक चल रहा था। मैंने कहा, सोचा था प्रिया को भी बुलाऊं, फिर सोचा शायद वो तैयार ना हो या व्यस्त हो। आदित्य ने कहा, हाँ, उसके जाने से पहले एक बार सबका मिलना अच्छा रहेगा। वैसे उसके जाने की तारीख क्या है? किसी को नहीं पता था। उसने खुद कुछ नहीं बताया, बस बीवी ने जिक्र किया था। हम सब एक पल के लिए चुप हो गए। राज ने कहा, अजीब बात है, कभी वो सबसे करीबी थी और अब लगता है जैसे किसी और दुनिया की हो गई हो। अर्जुन ने कहा, यही जिंदगी है भाई, हम सब अपनी अपनी दुनिया में गुम हो गए। लेकिन अब सोच रहा हूँ, कम से कम एक बार उससे सीधे बात करनी चाहिए। उस रात ने जैसे हम सब पर एक बोझ छोड़ दिया, जैसे हम सब ने प्रिया को सिर्फ एक खुशखबरी की तरह लिया था, एक ऐसी खबर जिस पर हमें गर्व हुआ, लेकिन उसके भीतर झांकने की कोशिश किसी ने नहीं की। 2 दिन बाद, एक व्यस्त दिन के बाद, जब मैं दफ्तर से निकला तो रास्ते में कार्तिक का फोन आया। भाई, कल थोड़ा वक्त निकालो, सब भाई इकट्ठा होते हैं, बहुत दिन हो गए, और प्रिया को भी बुलाते हैं, उसके सिंगापुर जाने से पहले एक बार मिलने। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। फोन रखते ही सोचा, कल प्रिया को खुद जाकर बुलाऊंगा, कम से कम एक चाय उसके साथ पीऊंगा, कुछ बातें करूंगा। पर जिंदगी कब हमारी योजनाओं की परवाह करती है। उसी रात सोशल मीडिया पर एक दोस्त की पोस्ट देखी। वो किसी मजबूर की कहानी लिख रहा था, सपनों और भ्रम पर। नीचे एक टिप्पणी दिखी, जब औरतें समझती हैं कि घर से बाहर जाना ही उनकी आज़ादी है, तब वे अपने कर्तव्य का अर्थ भूल जाती हैं। उस पर एक नाम दिखा, प्रिया शर्मा। मैं चौंका। एक ख्याल आया, क्या प्रिया वाकई जा रही थी या ये सब एक झूठी कहानी? अगले दिन मैंने उसी इरादे से गाड़ी निकाली, उसे मिलने और सब कुछ जानने। लेकिन जो उस दिन हुआ वो मेरे लिए एक झटका था, एक ऐसा झटका जिसने मुझे सिखा दिया कि खामोशियां अक्सर झूठ से ज्यादा खतरनाक होती हैं। मैंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, दरवाजे के पास एक परछाई लड़खड़ाई। मैंने देखा, एक औरत नंगे पांव, फटी चादर ओढ़े मुझसे लिपट गई और बोली, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो बेटा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने झुककर उसका चेहरा देखा और मेरी सांस रुक गई। ये प्रिया थी, मेरी बहन जो सिंगापुर जा रही थी, अब सड़क पर इस हाल में थी। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, बस एक सवाल था, डर के साथ, तुम्हारे दिए हुए रिश्ते ने मुझे बेच डाला भैया। उसने सिर्फ यही कहा। मैंने उसे सहारा देकर गाड़ी में बैठाया। चुप था, मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। सड़क पर ट्रैफिक था, हॉर्न बज रहे थे, लेकिन मेरे कानों में बस उसकी सिसकियां गूंज रही थी। मैं उसे एक जान पहचान के डॉक्टर अमित के क्लिनिक ले गया।
वो डॉक्टर भी चौंक गया। ये तो आपकी बहन लगती है। मैंने कहा, हाँ, 2 दिन से भूखी है, देख लीजिए। जांच में पता चला कि वो कमजोरी की सीमा पार कर चुकी है। ब्लड प्रेशर, शुगर सब बहुत नीचे। डॉक्टर ने तुरंत ग्लूकोज चढ़वाया, खाने को कुछ दिया। मैं वहीं बैठा रहा, एक लफ्ज नहीं बोला, बस उसके हाथों को देखता रहा। फफोले, खरोंचे, मिट्टी और दर्द, जैसे वो जमीन पर नहीं, वक्त के पत्थरों पर गिरी हो। मैंने उससे पूछा, प्रिया, ये हाल कैसे हुआ? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं सिंगापुर नहीं गई, मैं जहन्नम से वापस आई हूँ। कहाँ जाती, किसे बताती? तुम सब ने तो खुशी से मुझे विदा किया था और मैं तुम्हारी इज्जत बन गई थी। उसकी आंखों में आंसू और मायूसी थी। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और कहा, कुछ दिन आराम करें, शरीर संभल जाएगा, पर दिमागी सदमा गहरा है, समय लगेगा। मैंने उससे अपने दोस्त रोहित के खाली फ्लैट में शिफ्ट किया। चादर बदली, खाना दिया, कपड़े लाया। जाते समय बोला, कल सुबह फिर आऊँगा, तब तुम विस्तार से सुनाना। घर पहुंचा तो बीवी ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने कहा, एक मजबूरी थी, कल बताऊंगा। मोबाइल की स्क्रीन पर प्रिया की पुरानी तस्वीरें देखता रहा, बचपन की, स्कूल के दिनों की, शादी के दिन की, और फिर आज का चेहरा। सुबह जल्दी उठा, नाश्ता किया और सीधे उसके पास पहुंचा। दरवाजा खुला था, वो खिड़की के पास बैठी थी। कमरे में एक अजीब सन्नाटा था, लेकिन उसकी आंखों में अब थोड़ा सुकून था। मैंने कहा, अब बताओ प्रिया, क्या हुआ था? वो थोड़ा संभल कर बोली, सिर्फ सुनो, बीच में कुछ मत कहना। मैंने सिर हिला दिया। उसने कहा, शादी के 3 दिन बाद ही उसका बर्ताव बदल गया था। एक दिन साफ साफ कह दिया, ये घर तुम्हारा नहीं, तुम सिर्फ एक काम की चीज हो। मैं हैरान रह गई। कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई बात नहीं बनी थी, सब अचानक बदल गया। सुबह नाश्ता मांगती तो कहता, अपने लिए खुद इंतजाम करो, रसोई में कुछ होता ही नहीं था। कपड़े मांगती तो कहता, तुम मेरे काम की हो, कपड़ों की नहीं। मैंने पूछा, सब्र के बावजूद जबान क्यों लड़खड़ा गई? तुम सब अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। एक बार मैंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन नंबर बंद था। फिर मैंने सोचा शायद ये किस्मत ही है। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, एक दिन उसने कहा, वीजा लग गया है, हम सिंगापुर जा रहे हैं। दिल को थोड़ी खुशी हुई कि शायद बाहर जाकर कुछ बदलेगा, लेकिन वो मुझे दिल्ली ले गया। एक पुरानी इमारत में लाकर कहा, 2 दिन यहीं रुकना, फ्लाइट पूरी भर चुकी है। वहां 2 और लड़कियां थीं। मुझे शक हुआ। रात मेरी आंख खुली, देखा पासपोर्ट किसी और नाम पर बना हुआ था। मुझे अंदाजा हो गया कि कुछ गलत है। मैंने भागने की कोशिश की, उसने मारा, कैद कर लिया और तलाक जैसे शब्द भी कह डाले। लेकिन एक दिन शायद गलती से दरवाज़ा खुला रह गया। मैं भाग निकली, स्टेशन पहुंची, एक औरत ने पैसे दिए, बस में बैठकर वापस आ गई। लेकिन घर लौटने की हिम्मत नहीं थी। 2 दिन से सड़क पर थी, किसी ने खाना तक नहीं दिया। एक थाने गई तो वहां ताने मिले। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा पति था? उसने कहा, नहीं, शादी भी जाली लगती है। उसने कहा था कि रिश्तेदारों के कहने पर शादी की है। मैंने पूछा, किस रिश्तेदार ने करवाया था? तुम्हारे मामा प्रकाश यादव। मैं कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। हाँ, वो तो शादी में सबसे आगे आगे था। लोगों से कहता फिरता था कि ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। प्रिया थक गई थी। मैंने उसे कंबल उढ़ाया, खिड़की बंद की और बाहर आकर फोन निकाला। अर्जुन, राज, आदित्य, कार्तिक, सबको कॉल किया। रात को मेरे घर आओ, कुछ दिखाना है, कुछ सुनाना है। रात को सब जमा हो गए। मैंने सबके सामने प्रिया की बात रखी। कमरे में सन्नाटा था। राज ने नजरें झुका ली, माथा पकड़ लिया। आदित्य दमीन घूरता रहा। प्रिया अंदर आई, सिर पर दुपट्टा था, थकी हुई, मजबूर सी। अर्जुन ने कहा, हमें कुछ नहीं पता था। प्रिया ने सिर्फ इतना कहा, आप भी कुछ नहीं जानते, और जाकर चुपचाप बैठ गई। ये वो पल था जब हम भाई एक लम्हे को सबसे छोटे बन गए थे और प्रिया सबसे बड़ी। 2 दिन तक मैंने प्रिया को अकेला छोड़ दिया। वो चुप रहना चाहती थी, पर मैं जानता था कभी कभी खामोशी भी दवा बन जाती है। फिर तीसरे दिन शाम को सब भाइयों को बुलाया। कोई बहाना नहीं, सीधा कहा, आना है, बात करनी है। सब आए। अर्जुन सबसे पहले पहुंचा, फिर राज, फिर आदित्य, कार्तिक। सब एक ही कुर्सी पर बैठ गए। चाय मैंने खुद बनाई, बिस्किट रखे और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, तुम सबको एक बात बतानी है और शायद तुम्हारे भ्रम को ये सच मंजूर ना हो।
कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने प्रिया को बाहर बुलाया। वो हल्की सी चादर में कमजोर कदमों से अंदर आई। सबके चेहरों पर हैरानी की परछाई थी। आदित्य तक हैरान हो गया। ये प्रिया है? प्रिया ने किसी को नहीं देखा, बस जाकर कोने में बैठ गई, नजरें झुकी हुई। मैंने कहा, ये वही प्रिया है जिसे हमने विदा किया था, और ये वही प्रिया है जिसे हम सब ने भुला दिया था। कार्तिक ने भी संदेह से पूछा, क्या हुआ है? मैंने विस्तार से बताया वो सब कुछ जो उसने सहा, जो उस गिरोह ने किया। दहशत, भागना, चुभना, धोखा। राज ने सिर पकड़ लिया। हमें कुछ भी नहीं पता था। हाँ, हमें सच में कुछ भी नहीं पता था। मैंने तो उसे पहुंचा दिया और यही हमारा गुनाह है। आदित्य ने पूछा, तो अब क्या करें? मैंने कहा, पहले इसे संभालना है, फिर इसके गुनहगारों को पकड़ना है। अर्जुन ने आस्था से कहा, हम इसके साथ हैं। मैंने पूछा, सिर्फ जुबान से या दिल से भी? क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं होगा। ना परिवार साथ देगा, ना कानून, और बदनामी अलग। कार्तिक ने कहा, हम जिस दिन प्रिया को सड़क पर छोड़ आए थे, उसी दिन हम बदनाम हो चुके थे भाई। अब अगर आवाज नहीं उठाई तो आगे किसी बेटी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। उस रात हम भाइयों ने प्रिया के बिना बात की, उसे फिर कमरे में भेज दिया और हम भाइयों ने अगला रास्ता तय किया। पहला काम, उस गिरोह की पहचान। दूसरा, शादी की पुष्टि। तीसरा, प्रकाश से सामना। अगले दिन मैं प्रिया के पास गया। उसने पूछा, सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं हो, हम सबकी हो, और अब तुम अकेली नहीं रहोगी। प्रिया ने आंखें झुका ली। पहली बार उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। मैंने उसका पहचान पत्र निकलवाया, पुरानी फाइलें टटोली, विवाह प्रमाण पत्र भी निकाला जो शादी के दिन मिला था। वो सब लेकर नजदीकी नगर परिषद कार्यालय गया। क्लर्क ने कागज देखा और कहा, ये नंबर हमारे रिकॉर्ड में पंजीकृत ही नहीं है। मैंने संभल कर पूछा, क्या मतलब? क्या ये विवाह प्रमाण पत्र अवैध है? अब हम जान चुके थे कि ये सिर्फ धोखा नहीं था, बल्कि एक संगठित अपराध था। कार्तिक और प्रिया ने दिल्ली के उस इलाके का दौरा किया जहां प्रिया को बंधक बनाकर रखा गया था। एक पुराना गोदाम मिला, बंद था, लेकिन चौकीदार ने बताया कि कुछ महीने पहले वहां एक परिवार आया था जो फिर अचानक चला गया। आदित्य ने अपने जानकार वकील से बात की। वो सुनकर बोला, मामला कमजोर नहीं है, लेकिन साबित करने के लिए गवाह और सबूत आवश्यक होंगे। कार्तिक ने सुझाव दिया, हम प्रिया की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो खुद अपनी बात लोगों के सामने रखे। प्रिया पहले झिझकी, फिर मैंने कहा, ये केवल तुम्हारी कहानी नहीं है, ये उन तमाम लड़कियों की आवाज है जो आज भी चुप हैं। अगर तुम खामोश रहीं तो वे भी हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी। प्रिया ने हामी भर दी। अगले दिन वो कैमरे के सामने बैठी और सब कुछ रिकॉर्ड कराया, बिना किसी आंसू के, बिना किसी भावुक दृश्य के। सिर्फ इतना कहा, मेरा नाम प्रिया है, मैं 5 भाइयों की बहन हूँ। मेरी जिस व्यक्ति से शादी करवाई गई वो इंसान नहीं था। उसने मेरे सपने नहीं, मेरी पहचान को बेचा। मैंने उस वीडियो को संपादित किया। राज ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आदित्य ने अलग अलग पत्रकारों से संपर्क किया। शाम होते होते वो वीडियो फैलने लगी। चौथे दिन एक समाचार चैनल ने रिपोर्ट प्रसारित की, जाली विवाह, सच की तलाश। 5वें दिन एक प्रसिद्ध मंच ने टॉक शो में प्रिया की कहानी सुनाई। हमने टेलीविजन पर जाने से मना कर दिया जब तक कानूनी कार्यवाही नहीं होती। 6ठे दिन पुलिस ने दोबारा बुलाया। इस बार वातावरण बदला हुआ था। एसएचओ ने स्वयं बुलाया, चाय पिलाई और कहा, हम पूरी कार्यवाही करेंगे, बस सहयोग करते रहें। मैंने कहा, अब हम सहयोग नहीं, न्याय चाहते हैं। प्रिया अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, वो एक नाम बन चुकी थी। अगले हफ्ते एक सेमिनार में बुलाया गया। पहली बार प्रिया ने कोई कागज नहीं देखा, सीधा खड़े होकर बोली, मैं उन लड़कियों में से हूँ जिन्हें इज्जत के नाम पर बेचा जाता है। मेरी कहानी शायद आपको झकझोर ना सके, लेकिन अगर एक माँ अपनी बेटी को बचा सके तो मैं जीत गई। पूरी सभा मौन थी। भाषण के बाद लोग उससे गले मिलने लगे। अगले 2 हफ्तों में 3 कार्यक्रमों का निमंत्रण आया। हर बार प्रिया की प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास बढ़ता गया। भैया, आप मेरे साथ चलेंगे? एक दिन उसने पूछा। हम भाई हर कार्यक्रम में उसके साथ होते, कभी पीछे तो कभी सामने, परंतु कभी भी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। आदित्य ने उसकी तस्वीरों का एक पोर्टफोलियो तैयार किया और एक ऑनलाइन पेज बनाया। प्रिया की आवाज। पहली ही पोस्ट पर सैकड़ों लाइक और शेयर्स मिल गए। एक विश्वविद्यालय ने संपर्क किया। राज ने कहा, हमें एक स्थायी योजना बनानी चाहिए, जैसे एक फाउंडेशन। प्रिया ने कहा, कोई बड़ा नाम नहीं चाहिए, बस इतना हो कि रोशनी वापस लानी है। हमने उसका नाम रखा प्रोजेक्ट रोशनी फाउंडेशन। पहला कार्य एक कार्यशाला थी जो शहर के बाहरी इलाके के एक स्कूल में आयोजित हुई। प्रिया उन बेटियों के बीच पहुंची जिन्हें शिक्षा तक नहीं मिली थी। एक शाम प्रिया मेरे पास बैठी थी।
कमरे में सन्नाटा था। बाहर आती जाती गाड़ियों की हल्की आवाजें थी। उसने कहा, भैया एक बात कहनी है। अब मैं शादी करना चाहती हूँ, अपनी पसंद से। एक पल के लिए मेरे दिल में हल्का सा कंपन हुआ। अगर इस बार तुम खुश हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने किसी को चुना है, वो स्कूल में पढ़ाते हैं, नाम अभय है, अच्छे इंसान हैं और नीयत साफ है। मैंने अर्जुन, राज, आदित्य, कार्तिक को बुलाया। प्रिया ने खुद अभय के बारे में बताया। सभी ने सहमति दी। अभय से मुलाकात हुई। वो साधारण कपड़ों में आया। मैं रिश्ता मांगने नहीं, जिम्मेदारी लेने आया हूँ, उसने कहा। शादी सादगी से की गई। जब प्रिया ने अभय के साथ अग्नि के समक्ष बैठकर पहला ग्रास खाया तो उसकी मुस्कान में बरसों बाद एक ऐसी चमक थी जो बनावटी नहीं थी। अभय प्रिया के साथ फाउंडेशन के काम में जुट गया। कार्तिक ने सुझाव दिया, क्यों ना हम रोशनी कार्यक्रम को स्कूलों तक ले जाएं? पहला कार्यक्रम एक सरकारी स्कूल में हुआ। प्रिया ने बच्चों को सशक्त करने वाले सत्र लिए। अब ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक अभियान बन चुका था। एक दिन प्रिया ने फोन किया, भैया दुआ कीजिए, सौम्या का जन्म हुआ, प्रिया और अभय की बेटी। हम सभी भाइयों ने संकल्प लिया कि बच्ची की परवरिश में हम सभी भाइयों की बराबर की भागीदारी होगी। 40वें दिन एक छोटे से समारोह पर प्रिया ने कहा, सौम्या मेरी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रिया ने अपनी कहानी खामोश रोशनी नामक किताब में लिखी। विमोचन पर उसने कहा, ये किताब मेरी नहीं, हर उस लड़की की है जिसे ये समझा जाता है कि वो टूट गई है, जबकि वो दरअसल जाग रही होती है। एक दिन प्रिया ने एक पुराने सताए हुए व्यक्ति अंबर द्वारा ब्लैकमेल की बात बताई। हम भाइयों ने साथ मिलकर उसका सामना किया, धमकियों का सामना किया और प्रिया के पुराने खत वापस लेकर उसे जला दिया। प्रिया ने कहा, ये सिर्फ स्याही से लिखे शब्द नहीं थे, ये मेरी कमजोरी का बोझ थे। अब ये राख हो चुके हैं। आज सौम्या कुछ महीने की है। प्रिया और अभय प्रोजेक्ट रोशनी को गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। हम भाई अब उसकी कहानी के सिर्फ किरदार नहीं, उसके उद्देश्य के साथी बन चुके हैं। एक शाम हम सब भाई अपने पुराने घर के आंगन में बैठे थे। प्रिया चाय के कप लेकर आई और मुस्कुराकर बोली, भाई आप लोग कभी सुन भी लिया करें, अगर सिर्फ बोलना ही आता हो तो रिश्ते भी बोझ लगने लगते हैं। हम सब हंस पड़े, लेकिन अंदर से हम जानते थे कि उसकी हर बात सच्चाई के बहुत करीब होती है। वो खत जिन्होंने परसों तक प्रिया को जकड़ रखा था अब राख बन चुके थे, और उस राख से जो चिंगारी निकली थी वो अब अंधेरे को रोशन करने के लिए तैयार थी। रोशनी कभी अचानक नहीं आती, वो बनती है, बिखरती है, फिर जुड़ती है, जैसे प्रिया की रोशनी बनी थी, अंधेरे से, पीड़ा से और उन रिश्तों से जो समय रहते जाग गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कैमरा फोकस हो गया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।